गुड मॉर्निंग बेटा। व्याकरण का जो रिवीजन है वो स्टार्ट हो गया है ना। चैप्टर 4, 5 जो 2 चैप्टर उसके हमने रिवीजन देखे थे। अब आज हम जो है पार्ट 6 उसका रिवीजन, बाकी बचे जो समास वाले 3 प्रकार हैं उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो कल जो पार्ट 6 आपको समझाया था उसमें 3 समास हो गए थे, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्विगु समास। 3 प्रकार के समास आपको समझाए थे। अब आज हम यहाँ पर आप देख लीजिए द्वंद्व समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये 3 प्रकार के समास को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको जो है तीनों को पहचानने का तरीका यहाँ पर आपको बताती हूँ, उसके बाद जो है हम परिभाषा पर जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास की जो परिभाषा है, या परिभाषा नहीं, पहले हम उसको पहचानने का तरीका देखते हैं, आप उसको समझिए। तो द्वंद्व समास में यह सबसे सरल वाला जो है प्रकार माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इसके जो 2 उदाहरण होते हैं, 2 नहीं, उदाहरण तो एक ही होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर दोनों ही जो पद होते हैं, इसके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं। कोई भी किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता। हम दोनों में से किसी को भी प्रमुख नहीं मान सकते। दोनों ही पद जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, और उनके बीच में जो है वो डैश का चिन्ह लगा होता है ना। आप इस चिन्ह को हटाते हैं, जब इसका विग्रह करते हैं तो इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे तथा, और, या, अथवा, इस प्रकार से जो 4 शब्द हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, अंदर बाहर, अंदर और बाहर, है ना, दिन रात, दिन या रात, आप या भी लिख सकते हैं, अथवा लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं, है ना, ये हो जाता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों ही क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। ठीक, लेकिन इसको जो पहचानने का मुख्य अंतर है, तो कर्मधारय समास में क्या होगा, आप ध्यान में रखिए, कर्मधारय समास जो भी होंगे उसमें जो दूसरा पद है, मतलब बाद वाला, क्या बोलते हैं, उत्तर पद, वो प्रधान होता है, और वो क्या करता है, पहले पद की विशेषता बताता है। इसका जो विग्रह होगा वो सिंपल तरीके से होता है। ठीक है, अब बहुव्रीहि समास को हम देखते हैं। तो बहुव्रीहि समास जो होता है, इसमें दोनों ही पद जो है प्रधान नहीं होते। बहुव्रीहि समास में ऐसा ही होता है, ये वाला भी दोनों सेम होते हैं, लेकिन इसमें जो होगा बहुव्रीहि समास में यह अंतर है कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होता, और लेकिन जो क्या करता है वो किसी तीसरा जो खास है उसकी ओर इशारा करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अर्थात, मतलब हम बहुव्रीहि का विग्रह करते हैं तो बिल्कुल कर्मधारय के जैसा ही इसका विग्रह होगा, लेकिन यह क्या करेगा, किसी थर्ड पर्सन, जो कोई खास है जिसके लिए हम उसका विग्रह कर रहे हैं, वह उसको बताएगा। अर्थात करके क्या करते हैं, हम उसको ब्रैकेट में जो है जिसके लिए विग्रह कर रहे हैं उसको हम बताते हैं। ठीक, तो ये 3 प्रकार के जो समास है इनको जो है पहचानने का तरीका है। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए, ये चैप्टर जहाँ पर 3 समास हमने छोड़े थे इसको हम देखते हैं। तो पेज नंबर 235 जो आपको सबसे नीचे डेफिनेशन दी है द्वंद्व समास की, जिसको मैंने आपको पहचानने का जो तरीका है वो बताया था। ठीक, देखिए द्वंद्व समास में दोनों ही पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, बराबर होते हैं, और समस्त पद योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। पूरे जो पद आएंगे, सब उदाहरण जितना भी आएगा वो योजक चिन्ह जो है ये उसके द्वारा, योजक चिन्ह के द्वारा क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, उसे ही द्वंद्व समास कहेंगे। इनके पदों के बीच और एवं ये शब्दों का लोप रहता है। लोप रहता है मतलब ये हटे रहते हैं, लेकिन जब विग्रह करेंगे तब यह आ जाते हैं। देखिए उसके उदाहरण पेज नंबर 236 पर उदाहरण देखिए। समस्त पद है आना जाना, समास विग्रह कर दी हमने, आना और जाना। साइड में दिया रात दिन, रात और दिन, सब में और लगा है, आप या भी लगा सकते हैं, अथवा लगा सकते हैं, तथा भी लगा सकते हैं। ठीक, तो ये आपके जो उदाहरण है आप सभी देखिए। लाभ हानि, लाभ और हानि, पति और पत्नी, सीता और राम, राधा और कृष्ण, सुख और दुख, अंदर और बाहर, इस प्रकार से सारे जो उदाहरण है यह और के द्वारा जुड़े हुए हैं, बीच में डैश लगा हुआ है, और तीसरा कुछ भी किसी भी प्रकार से जो है इसकी पहचान नहीं बताई गई है। आपको योजक चिन्ह जो दिया है इसी के द्वारा द्वंद्व समास को पहचानना है। ठीक, अब हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के पहले आप पेज नंबर 235 पे कर्मधारय समास को एक बार देख लीजिए। कर्मधारय समास क्या है, इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बाद वाला पद होता है वह प्रधान होता है, और दोनों ही पद ऐसे दिखते हैं जो विशेषण और विशेष्य हो। मैंने आपको विशेषण और विशेष जो है वो समझाया था।
तो विशेषण और विशेष्य किसको बोलते हैं, तो वह उसी प्रकार से क्या होंगे ये है ना, एक पद क्या करता है दूसरे पद की विशेषता बताता है और एक साथ में विशेष्य रहता है, उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखिए नील गगन, नीला है जो गगन, पीतांबर, पीला है जो अंबर, श्वेत कमल, श्वेत है जो कमल, प्रधानाचार्य, प्रधान है जो आचार्य, महापुरुष, महान है जो पुरुष, सत्संगति, अच्छी है जो संगति है ना, या जो संगति अच्छी है, महात्मा, महान है जो आत्मा, मधुर वचन, मधुर है जो वचन है ना। ये आपको जो कर्मधारय बताया गया है उसका उदाहरण। और उपमेय और उपमान, उपमेय उपमान मतलब विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य भी बताया गया। जैसे स्वर्ण लता, लता किसी है स्वर्ण के समान, स्वर्ण रूपी लता, विद्या धन, विद्या रूपी धन, देह लता, देह रूपी लता, भव सागर, भव रूपी सागर या भव के समान सागर, नर सिंह, नर रूपी सिंह, मुखचंद्र है ना। आप उपमेय उपमान को यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको नहीं ध्यान दें, केवल जो ऊपर के उदाहरण है आप वही देख लिए। अब हम आखिरी जो प्रकार आता है बहुव्रीहि, उसको देखते हैं कि बहुव्रीहि यानी क्या होता है। तो बहुव्रीहि जो समास होता है वह भी इसके ही समान होता है, कर्मधारय के समान है ना, कर्मधारय के समान ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। देखिए इसकी परिभाषा, बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण और अन्य कोई पद प्रधान होता है। दोनों पद गौण मतलब दूसरा जो गौण स्थान मतलब दूसरा स्थान होता है। दोनों पद जो मैंने आपको बताया कि प्रधान नहीं होते, मुख्य नहीं होते, किसी अन्य कोई तीसरा जो पद होता है वह क्या करता है, दोनों ही पद की विशेषता बताता है। जैसे श्वेत वसना, नीलकंठ, लंबोदर, महावीर, दशानन, ये सारे जो शब्द हैं किसी तीसरे की ओर जो चीज़ खास है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। मुरलीधर, पंकज, चक्रपाणी, मृगनयनी, एकदंत, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर विग्रह और समास में अंतर, तो आपको कर्मधारय बहुव्रीहि में अंतर बताया गया है, आप इसको देखिए। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर कि कर्मधारय का जो हम विग्रह करेंगे वो सिंपल तरीके से नीला है जो कंठ है ना, और लेकिन साइड में आपको बहुव्रीहि समास करके बताया कि नीला है जो कंठ अर्थात करके लिखा हुआ है शिवजी है ना, ये थर्ड पर्सन की ओर इशारा किया है। आखिरी मतलब जो चीज़ खास है, दोनों ही पद किसकी विशेषता बता रहे हैं ये हमको यहाँ पर जानना है और इसी को पहचानना है ना। तो इस प्रकार से ये जो समास है, देखिए सेकंड एग्जाम्पल और देख सकते हैं कि चतुर आनन, चार आनन, आनन मतलब मुख होता है कि चार आनन का समाहार है ना, ये हो गया। और चार आनन है जिसके अर्थात ब्रह्मा जी, ठीक। तो बहुव्रीहि समास में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो हम विग्रह करेंगे तो सिंपल तरीके से साधारण जैसा विग्रह होगा, लेकिन बहुव्रीहि समास में जो दोनों ही पद विशेष या खास नहीं है लेकिन किसी तीसरे जो पद है उसकी ओर वह इशारा करते हैं, यही आपको जो है समास में समझाया गया है, ठीक। तो एक बार ये जो आपका चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। व्याकरण वाला पार्ट 6 जो समास है वो मैंने आपको समझाया। इसको और अच्छे से करने के लिए जिन बच्चों ने एक्सरसाइज यदि बुक में नहीं फिल की है तो पेंसिल से आप बार बार उसको रफ करके इरेज करके क्या कीजिए, उसकी खासकर बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व है ना, ये समास की जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से जो है समास समझ में आएगा। आपको उसके बारे में प्रैक्टिस करना है। जिन्हें एक्सरसाइज नहीं फिल की है आप उसकी एक्सरसाइज फिल कीजिए ताकि आपको जो चैप्टर है और आसानी से समझ में आ जाए। तो आज हमारा पार्ट 6 जो है समास यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल वाली जो क्लास लगेगी उसमें हम पार्ट 7 जो संज्ञा वाला चैप्टर है शायद आपका, उसको हम देखते हैं ना। तब तक आपका जो होमवर्क है आपको ये बार बार इसकी क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। समास के बहुव्रीहि और कर्मधारय में बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत बच्चे जो है जो गलत उसका उत्तर है या गलत विग्रह जो है करते हैं, तो इसके लिए आप उसकी बार बार अभी से प्रैक्टिस कीजिए।